नमस्कार। 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ की रजत जयंती समारोह के अवसर पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया और 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने आदिवासी कल्याण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ माओवादी आतंक जैसी चुनौतियों से तेजी से मुक्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान पिछले 25 साल में काफी बदली है और ये पिछड़ेपन से निकलकर विकास की नई गाथा लिख रहा है। इसी गाथा पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार मिला है। क्यों अहम है आज का दिन, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार मिला। पीएम ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 14,300 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गरीबों को अपनी पक्की छत मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों में गृह प्रवेश हुआ। पीएम ने कुछ लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपए की किस्तें ट्रांसफर की। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम ने राज्य की विकास यात्रा को सराहा। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पीएम ने पत्थलगांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखी। लगभग 3,150 करोड़ रुपए की ये परियोजना कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में प्रमुख कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और इस्पात संयंत्रों को जोड़ेगी। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ माओवादी आतंक जैसी चुनौतियों से तेजी से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। पीएम ने रायपुर स्थित एचपीसीएल के अत्याधुनिक पेट्रोलियम तेल डिपो का उद्घाटन किया। 460 करोड़ से अधिक की लागत वाले इस डिपो की भंडारण क्षमता 54,000 किलोलीटर पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल की है। पीएम ने लगभग 1,950 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 489 किलोमीटर लंबी नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया। पीएम ने 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। पीएम ने आदिवासी कल्याण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। शैलेंद्र और सोमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो केवल हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं ही सौगात में नहीं मिली छत्तीसगढ़ को। पीएम का आज एक बड़ा व्यस्त कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन किया। ये नया भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचय प्रणाली से सुसज्जित करने की इसमें योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि विधानसभा का ये नया भवन आने वाले दशकों में नीति,
नियति और नीतिकारों का केंद्र भी बनेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। पीएम ने इस संग्रहालय का अवलोकन भी किया। ये संग्रहालय जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक आदि शौर्य का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया रायपुर के ब्रह्मकुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन किया, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। तो छत्तीसगढ़ में विरासत से लेकर विकास की इसी यात्रा पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अनंत विजय जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अनंत जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने आज के युग को तो स्वर्णिम पल बताया ही, अगले 25 वर्षों की स्वर्णिम गाथा की भी शुरुआत इसे बताया। किस तरह से देखते हैं? रमा जी, देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि जो छत्तीसगढ़ राज्य की है वो मुझे लगता है कि वो नक्सलवाद का सफाया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कुछ दिनों पहले 125 जिलों में नक्सलवाद से पीड़ित थे, जो अब 3 जिले तक सिमट के रह गए। और जिस प्रकार से नक्सलवादियों के नेता, उनके शीर्ष नेता, उनके कमांडर, उनके डिप्टी कमांडर सैकड़ों की संख्या में, एक बार तो 215 लोगों ने एक साथ समर्पण किया और संविधान हाथ में लेकर किया। ये दृश्य कभी नहीं देखा गया था। और ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह की का जो दृढ़ निश्चय है उसको पूरा कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ अब जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसमें इन सारी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होने की बात है। हमेशा से हम ये सुनते हैं कि जब राज्य छोटे कर दिए जाते हैं, जब छोटे राज्य होते हैं तो प्रशासनिक रूप से उसका बहुत फायदा होता है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, दूसरी तरफ झारखंड है। झारखंड की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? जबकि झारखंड को अगर आप देखें तो वो खनिज संपदा के तौर पर छत्तीसगढ़ से ज्यादा समृद्ध माना जाता है। उनके पास लौह अयस्क से लेके टेल्को की फैक्ट्री से लेके तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण वहां, और ऐसा नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने राज नहीं किया, उन्होंने भी किया, लेकिन वहां पर उस तरह से विकास नहीं हो पाया जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है। अब आप बस्तर के दशहरे का ही ले लीजिए, वो एक पर्यटन पर्व की तरह लोग वहां जाते हैं और 40 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भाग लेकर वापस लौट आते हैं। मैं अभी पिछले महीने ही छत्तीसगढ़ गया था और बस्तर दशहरा उस समय चल रहा था। रायपुर देख लीजिए, नवा रायपुर बना था, उसके बाद वो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता रहा था। पिछले 5 वर्षों की सरकार ने वहां पर कुछ नहीं किया, लेकिन अब वही नवा रायपुर अगर आप जाएंगी तो आपको दिल्ली से कम नहीं दिखाई देगा। वैसी हरियाली, वैसे चौड़े चौड़े सड़कें और वैसे ही रेड लाइट में रुकना, गोल चक्कर में रुकना। मैंने तो बल्कि अपने एक साथी को कहा कि ये तो लुटियंस दिल्ली या चंडीगढ़ टाइप, पुराना चंडीगढ़। अब तो चंडीगढ़ भी भ्रष्ट हो गया है पूरे तौर पर। अगर आप उसको देखें तो ट्रैफिक व्यवस्था ने ध्वस्त कर दिया उसको। तो रायपुर इतना खूबसूरत, और छत्तीसगढ़ में मैं बिलासपुर भी गया, मैं उसके बाद दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन करने भी गया। तो इन सब जगहों पर अगर आप जाएं तो जाना आना बेखौफ होके जा सकता है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि डर समाप्त हो गया, डर समाप्त हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अनंत विजय जी भी बता रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ जो है वो डर का एक प्रतीक हो गया था। नक्सलवाद 100 से अधिक जिलों में वहां पर कायम था। प्रधानमंत्री ने भी आज इसका जिक्र किया। किस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति आप देखते हैं जब 2026 तक सरकार कहती है मार्च 2026 तक इसको बिल्कुल माओवाद से मुक्त करा देंगे, और तमाम वो जो घटनाक्रम है, अब जिस तरह से नक्सलवाद वहाँ पर आत्मसमर्पण भी कर रहा है और वहाँ पर एक विकास की नई धारा दिखाई देती है। बस्तर ओलंपिक वहाँ पर होता है, अब इसके लिए छत्तीसगढ़ फेमस हो रहा है। वहाँ पर जिस तरह से उत्सव की बात अनंत विजय जी बता रहे हैं, कितनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री ने आज कहा भी कि संविधान की या सामाजिक न्याय की बातें करने से कुछ नहीं होता, आप आचरण में क्या करते हैं वो दिखाई देना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है रमा जी, सबसे मूल यही है,
जब हम संविधान हवा में लहराते हैं तो क्या हमें संविधान के वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, यानी हम भारत के लोग जो संविधान के मूल में है, संविधान क्यों है? हम भारत के लोगों के लिए बेहतर जीवन हो, बेहतर नीतियां हो, बेहतर तरीके से हो, वो कैसे हम लागू कर सकते हैं? और छत्तीसगढ़ से ये सुंदर तस्वीर आई, सुंदर विधानसभा, लोगों को घर मिल रहे हैं, जितना शानदार नया रायपुर शहर बसा हुआ है, लेकिन सबके मूल में क्या है? सबके मूल में यह है कि एक छोटा राज्य बना, सुंदर राज्य था, लेकिन नक्सली और जो ये पूरी तरह से माओवादी आतंकवाद है ना, ये क्या करता है? ये आदिवासियों का जीवन खराब करता है। यानी वो लोग जिनको आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा भोले, सबसे ज्यादा मासूम, उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंचती। उनका स्कूल बम से उड़ा देते हैं, उनका अस्पताल बम से उड़ा देते हैं, उनके आराध्य देवों के मंदिर, वहां ताला लग जाता है। जो लोग वहीं के लोग हैं और वहां जिसको कहते हैं ना कि आईईडी ब्लास्ट हुआ, हाथ पांव उड़ गए, ऐसे हजारों लोग हैं जिनका जीवन ठीक नहीं रहा, एक बार जिनको उसका शिकार होना पड़ा। अब ये इससे खूबसूरत क्या है कि वो लोग खुद अपना हथियार रख रहे हैं, उनको राज्य सत्ता में भरोसा होता है। और मुझे याद आता है जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि अच्छा ये बताइए, आप जब कहते हैं कि भाई ये तो सरोकारी सरकार है, ये जो जिसको जनताना सरकार बोला जाता है, ये लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, तो आपको कहां चुनाव लड़ने से रोका गया है? जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो इसका जवाब अर्बन नक्सलियों के पास, इन माओवादी आतंकवादियों के पास नहीं होते। हमारे देश का अगर कोई हिस्सा ऐसे पीड़ित है, इस तरह की चीजों में फंसा हुआ है, तो आप यकीन मानिए जो संविधान का सम्मान करने की बात होती है वो सिर्फ हवा हवाई रह जाती है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद ये बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, संविधान का सम्मान हो रहा है। और सिर्फ ये इस हिस्से की बात नहीं है, आप जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा तो लोगों ने पूछा क्या हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाज नहीं रह गए। अब पत्थरबाज जब हम कहते हैं तो कितना बुरा शब्द है ना, कितना गंदा शब्द, किसके लिए लगता था? वही बच्चे, वही मुसलमान बच्चे जो कश्मीर घाटी के थे। जब हम कहते हैं नक्सली आतंकवादी हो गए हैं, तो आतंकवादी, आपने गोली चलानी शुरू की तो आतंकवादी कौन है? वो हमारे अपने लोग थे। लेकिन जब बंदूक छोड़ दिया, जब पत्थर छोड़ दिया, उनका जीवन बेहतर हो गया। और सिर्फ ये इतना नहीं है कि उनका जीवन बेहतर हो गया, उस पूरे इलाके में लोकतंत्र पसरता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। तो आज जो तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आई हैं, डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन होने की तस्वीर है। सही मायनों में संविधान का सम्मान करना है, वो हवा में लहराने वाला नहीं कि अच्छा ठीक है आज हमको मन कर गया संविधान लहराया, और संविधान लहरा के जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है इनके बीच में कोई दरार डाल दी, कोई घृणा, कोई जहर फैला दिया, तब आप संविधान का सम्मान नहीं कर रहे। देश के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही, धीरे धीरे मैंडेट से दिखता है। इसी बदलती तस्वीर पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियाँ एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ से आप बता रहे हैं अभी होकर आए हैं और वहाँ की तस्वीर भी आप बदली हुई बता रहे हैं। पहले भी आपने वहाँ का दौरा किया। नक्सलवाद वहाँ पर एक बड़ी समस्या था, एक बड़ी चुनौती था और नक्सलवाद की बातें पहले भी होती रहती थी, लेकिन क्या वजह थी कि ये जो परिणाम अब आ रहा है, ये जो विश्वास अब आ रहा है, वो देखने को नहीं मिल पाया था? रमा जी देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि नक्सलवाद को लेके, माओवाद को लेके खास किस्म का रोमांटिसिज्म दिखाई देता था छत्तीसगढ़ के समाज में भी, और दिल्ली और तमाम देश भर के जो, जिनको अभी हर्षवर्धन जी अर्बन नक्सल कह रहे थे, इन सारे लोगों ने, और अर्बन नक्सल अभी समाप्त नहीं हो, वो चुनौती अभी बरकरार है। हमारे समाज में अब भी अर्बन नक्सल नाम के जीव मौजूद हैं, जिनकी क्या कहते हैं, उनको संवेदनाएं अब भी माओवादियों के साथ है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती, और सबसे बड़ी, सरकार में भी कुछ ऐसे लोग होते थे जिनकी सहानुभूति नक्सलियों के लिए होती थी, जो चुनाव में नक्सलियों का उपयोग करते थे अपने खास एक दल विशेष के लोग अपने लोगों को जितवाने के लिए। तो जब किसी का, मैं बिहार का अगर आपको उदाहरण दूं, वहां भी चुनाव चल रहे हैं। एक जमाना था बिहार में राजनेता अपराधियों का उपयोग करते थे चुनाव जितवाने के लिए। बाद के दिनों में ऐसा हुआ कि उन अपराधियों को लगा जब हम इनके लिए काम करते हैं तो हम स्वयं ही क्यों नहीं नेता और बन जाए, मंत्री बन जाए, और वही हुआ बिहार में। वही उसी राह पर छत्तीसगढ़ चलने लगा था, और जो तमाम नक्सली थे, पैसे की भूख उनमें इतनी बढ़ गई थी कि वो रंगदारी करने लगे थे, वो वसूली करने लगे थे, और वो वसूली करके अपने राजनीतिक आकाओं और इन अर्बन नक्सलों को दिया करते थे, जिसके एवज में ये लोग उनको बचाने का काम करते थे। ये अनायास नहीं था कि नक्सलियों को लेकर, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है रमा जी, आप देखिए नक्सलियों को रोमांटिसाइज करते हुए इस देश में फिल्में बनी और उनको जस्टिफाई किया गया और बताया गया कि ये नक्सलियों ने हथियार इसलिए उठाए कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। ये आतंकवादियों के साथ भी इन फिल्मकारों ने यही किया। ये जो छिपे हुए लोग हैं, ये माओवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन आज की सबसे खूबसूरत बात एक आपको बताऊं रमा जी, कि आज प्रधानमंत्री ने सवेरे 2 ऐसे फोन कॉल किए जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी के सबसे बुजुर्ग लेखक, या कह सकती हैं वयोवृद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल, जिन्होंने नौकर की कमीज जैसी कृति लिखी है, जो इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना, और ये बहुत अच्छा लगा। जो लोग ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस है, उनको समझना होगा विनोद कुमार शुक्ल की विचारधारा लेफ्ट की विचारधारा रही है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी जमाने में आज से 20-22 साल पहले क्रिटिक भी रहे, लेकिन आज जब वो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इस देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उनको सुबह फोन मिलाता, उनसे बातचीत करता, उनका हाल चाल लेता और उनको आश्वस्त करता है कि अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी। एक और उदाहरण आज उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने तीजन बाई को फोन किया, पंडवानी की जो गायिका है तीजन बाई, और तीजन बाई के बारे में भी रमा जी आपको बता दूं कि वो हमेशा से कांग्रेस की पक्षधर रही हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से उनका बहुत अच्छा संबंध है। आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत का संघर्ष कर रही हैं, बात नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको भी अस्पताल में फोन कर उनके परिजनों से हालचाल लिया और उनको भी तमाम तरह के आश्वस्ति दी कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो ये जो प्रधानमंत्री ने आज बड़ा दिल दिखाया है उसको जरूर रेखांकित किया जाना चाहिए छत्तीसगढ़ के लोगों को। और विनोद कुमार शुक्ल को अभी पिछले दिनों ज्ञानपीठ सम्मान बिल्कुल पूरे देश ने ये देखा है। अनंत विजय जी, त्रिपाठी जी आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के कथनों में जब विश्वास की बात हम कहते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि पहले ये विश्वास क्यों नहीं था, तो ये जो उदाहरण है जो देश के सामने है ये अपने आप में एक मिसाल कायम करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जनजातीय कल्याण की भी बात कही और ये कहा कि ये सरकार के फोकस में है, और कहा ही नहीं, चाहे आप देख लीजिए तमाम उद्घाटन हो उनमें जिस तरह से वहाँ की जो परंपरा है उसको जीवित रखा गया है, उसको दिखाया गया है, ये अपने आप में दिखाता है कि ये केवल कहना नहीं है बल्कि ये सम्मान है और इसी विश्वास के साथ वहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, उस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज के कार्यक्रम का वो सबने देखा होगा और नहीं देखा है तो उसको देखना चाहिए। आदिवासी समाज के लोग आए, उनको अपना पारंपरिक, उसको आप कह लीजिए पगड़ी कह लीजिए, मुकुट कह लीजिए, जो भी है वो देना चाहते थे। सिक्योरिटी रीजन से उनको रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया, उसको उन्होंने मंगाया और अपने सर पर वो उसी तरह से पहना पूरे सम्मान के साथ। उनको जो उड़ाया गया वो राम नामी उड़ाई गई।
अब ये जो लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बाकायदा एक आदिवासियों का रामनामी संप्रदाय है जो अपने पूरे शरीर पर, पूरी देह पर राम नाम लिखवाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के साथ जब कई बार कहते हैं कि हिंदू होना ये कोई एक हिस्से का या एक तरह का, एक किसी जगह का ये कोई फिनोमिना नहीं है। हिंदू होना इस देश को जोड़ता है। विकास और हिंदुत्व ये इस बार भी दिखा। और कमाल की बात यह है कि जैसे उन्होंने जिसका जिक्र भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे हमारे देश की नई संसद में जो भारतीय संस्कृति विरासत आपको दिखती है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के इस नए विधानसभा भवन में भी दिखता है। और ये सचमुच मॉडल के तौर पर अगर देखें तो एक राज्य जन्म लेता है अटल बिहारी वाजपेयी के समय, आज वो एक संपन्न समृद्ध राज्य के तौर पर है। और जिस राज्य में नक्सली आतंकवाद में कांग्रेस नेताओं की सबसे ज्यादा जान गई, उस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं तय कर पाई कि आतंकवाद के साथ क्या करना है। यूपीए के शासनकाल में बाकायदा दो धड़े हुआ करते थे। एक कहता था इस तरह से काम करना चाहिए, उनको हटाने के लिए क्या करना होगा, बात करने के लिए करना क्या हो। जुडिशियल प्रोसेस में भी सलवा जुडूम जैसे जो एक कोशिश थी, एक प्रक्रिया थी, उस पर कई तरह की बाधाएं। तो मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि सरकार कोई क्या करती है आपके लिए, सरकार आपके जीवन को आसान करती है। सरकार आपके जीवन पद्धति में जितनी तरह की आपकी आस्था विश्वास है, उसको भी बेहतर तरीके से आप कर पाएं, इसका भी प्रबंध करती है। और सबसे बड़ी बात, जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है या राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, जनता को लगना चाहिए कि ये हमारे साथ इतनी दूर पर है कि हम जब चाहें तब इससे संपर्क कर सकते हैं। कनेक्टिविटी का इशू नहीं होना चाहिए, जो पहले के नेताओं के साथ बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। बिल्कुल, कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अब एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जिस तरह से तमाम ऊर्जा की कनेक्टिविटी भी हो रही है। अभी एक 4 लेन की जो परियोजना है पत्थल गांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड तक, ये अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम विकास की बात करते हैं। और अनंत विजय जी, जैसे त्रिपाठी जी ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। उसके बावजूद जो है क्या वजह थी कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, और माओवाद ने वहां पर विकास को कितना प्रभावित किया था। और अब जबकि इसकी समाप्ति हो रही है, तब विकास किस नई ऊंचाई तक पहुंच रहा है जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ विजन एट 47 की बात करते हैं। रमा जी देखिए, विकास हमेशा किसी भी इलाके में पहुंचता है वो सड़क से चलकर ही पहुंचता है, मेरा ये मानना है। अगर माओवादियों ने सड़कें नहीं बनने दी, स्कूल उड़ाए, हम सब लोगों ने देखा है कि स्कूलों को डायनामाइट लगा के उड़ा दिया गया, जो सड़क बनाने वाले मजदूर जाते थे उनको माइंस लगा के उड़ा दिए गए, तो विकास कहाँ से होगा। वो चाहते थे, जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो नक्सलियों के हमदर्द हैं, जो माओवादियों के हमदर्द हैं, उनको लगता था कि ये जितने पिछड़े रहेंगे उनकी राजनीति उतनी ही चलती रहेगी। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से, अभी से नहीं, 1925 में जब जवाहरलाल नेहरू जी विदेश गए थे और वहां से अपने पिताजी के साथ लौट के उन्होंने कम्युनिज्म पर एक पुस्तक भी लिखी पतली सी, तो वो उनकी वैचारिकी ही कम्युनिस्टों के करीब रही है। और कम्युनिस्टों का ही एक ऑफशूट है जो बंदूक की नली से सत्ता के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, वो है माओवाद। तो माओवाद भी जो समानता, ये सब बातें करता, ये नारे उनके खोखले होते, दरअसल वो सत्ता हासिल करने का। और बाद के दिनों में माओवाद का चेहरा, रमा जी आपको बताऊं, इतना बिगड़ गया कि वो अपराधी थे। आप झारखंड में देख लीजिए, वो टोल वसूली करते थे कि अगर आप इस सड़क से इतने बजे से इतने बजे तक जाएंगे, या कोई कार्यदायी संस्था है उनके ट्रक, बिल्कुल उसका खामियाजा आम लोगों ने झेला। और इसी वजह से जो आज का दिन है वो स्वर्णिम युग की एक नई शुरुआत भी बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनंत विजय जी आपका, बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे साथ साझा करने के लिए। कार्यक्रम में लेते हैं एक ब्रेक, आप बने रहिए टीजी न्यूज़ के साथ। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी
आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है, इसके साथ ही विकसित भारत में छत्तीसगढ़ के योगदान का विजन भी दिया है। लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री के एक संवेदनशील मन को छू लेने वाला जो पहलू है वो भी उजागर हुआ जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में भगवान श्री सत्य साई बाबा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन का उपहार कार्यक्रम के तहत सफलतापूर्वक हृदय रोग का उपचार करा चुके बच्चों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने दिल की बात कार्यक्रम के तहत उपचार करा चुके बच्चों से संवाद भी किया। आपको बता दें, अस्पताल से 2500 बच्चे सफलतापूर्वक उपचार करवा चुके हैं और उसके बाद उनकी खुशी बढ़ जाती है जब प्रधानमंत्री उनसे संवाद करते हैं। आप देखिए ये संवाद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर, मेरे को इंजेक्शन से डर नहीं लगता था, इसीलिए मेरे को अच्छे से ऑपरेशन हुआ। मेरे को डर तुम्हारी, ये धड़कन तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा हुआ। दिल की बात करनी है, कौन करेगा? मैं हॉकी की चैंपियन हूँ। मैंने हॉकी में 5 मेडल जीते हैं। मेरी स्कूल में मेरी जांच हुई थी तो मुझे पता चला था कि स्कूल में कि मेरे दिल में छेद है, तो मैं यहाँ पर आई तो मेरे ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ पर मैं अब खेल पाती हूँ हॉकी। बेटा, आपका ऑपरेशन कब हुआ? अभी हुआ 6 महीने पहले। और पहले खेलती थी? हाँ। अभी भी खेलती हो? हाँ। आगे क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनने चाहती हूँ। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? सभी बच्चों का इलाज करेंगी। सिर्फ बच्चों का करोगी? सभी का। और तुम जब डॉक्टर बनोगी तब हम बूढ़े बन जाएंगे तो हमारा कुछ करोगी कि नहीं? करूँगी। मेरा ऑपरेशन अभी 1 साल पहले हुआ है और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सभी का इलाज करना चाहती हूँ। अच्छा, रोना कब आया था? रोना नहीं। डॉक्टर तो बता रहे थे कि तुम बहुत रोती थी। डॉक्टर ने कब बताया? हैं? नहीं बताया। नहीं। आपको एक स्पीच सुनाना चाहती हूँ। हाँ, बोलो बोलो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है, पत्थर की चोट से पत्थर भी टूट जाए, वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदा वो कर जो तेरी जिंदगी बदल दे, सजदा वो कर जो तेरी जिंदगी बदल दे। वाह वाह वाह। मेरा सपना था आपसे मिलने का। अच्छा, कब सपना आया था? आज में आया था कि पहले आया था? बहुत पहले था। अच्छा, जानती थी मुझे? आप न्यूज़ में हमको देखते। न्यूज़ में पढ़ती देखती हो? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके। अब आपने कोई भी अच्छा काम करना है तो उसका साधन हमारा शरीर होता है, तो हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। कुछ योगा करना, कुछ नियम से सोना, ये बहुत पक्का कर लेना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना चाहिए। रखेंगे? पक्का रखेंगे? चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।